शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आप सभी जानते हैं कि हम जो है सीटेट जुलाई 2024 और यहाँ पे जो है हिंदी पेडालॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर 6 फरवरी 2023 का है। बहुत ही बेस्ट सेशन फॉर सीटेट फॉर द पेपर को छीन लो अपना फ्यूचर। ओके, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया हुआ है ना कि हम जो है हिंदी की 2 प्लेलिस्ट यहाँ पे बनाएंगे, नहीं 3। एक तो भाई हिंदी गद्यांश और पद्यांश की अलग, और नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी पेडोलॉजी की प्लेलिस्ट अलग होगी, और नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी ग्रामर की जो प्लेलिस्ट होगी वो अलग होगी। यहाँ यानी कि सीटेट के लिए स्पेशल हिंदी के लिए 3 आपके यहाँ पे जो है अलग से वीडियोस, ठीक है, आने वाली है। सो फ्रेंड्स, सो गाइज, आपको यहाँ पे ये हमारा जो है विचार कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट, ठीक है, टाइम यहाँ पे आ रहे हैं, जो भी न्यू मेंबर्स है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और भाई बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो गाइज, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। ओके, सो देखो, कल हमने गद्यांश और पद्यांश में 50 क्वेश्चंस किए थे। उसके आगे के जो यहाँ पे उसी सोल्व पेपर के यहाँ पे जो पेडोलॉजी के क्वेश्चन है, ओके, अब वो हम यहाँ पे कवर करने वाले। सो पेडालॉजी की प्लेलिस्ट अलग, एंड यहाँ पे आपकी जो है भाई पेडालॉजी की हिंदी पेडालॉजी की क्लासेस अलग रहेगी, एंड हिंदी ग्रामर की क्लासेस अलग रहेगी, एंड हिंदी गद्यांश और पद्यांश की क्लासेस अलग रहेगी। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है। अब भाई बोले जो कि आप कंटिन्यू है ना डेली वाइज अपनी लाइफ में बोलते हैं। ओके, लहजे के बारे में यानी कि किस तरीके से आप सबके साथ में बिहेवियर करते हैं वो लहजा होता है। ओके, सो इसके बारे में कौन सा कथन सही है। बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित है, जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। लहजा एक ही भाषा के विविध रूप हैं जिनकी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है। बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका है। सो गाइज, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनेगा, सो बोली और लहजे के बारे में बेस्ट कथन क्या होगा। अब जो मैंने आपको बताया, बोली जो कि आपकी वास्तविक भाषा से रिलेटेड है, बिल्कुल, यानी कि आप क्या बोल रहे हैं। अगर आप, है ना, ऑब्वियसली हम यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि हम भाई अब यूपी में हैं, भारत के रहने वाले यूपी में हैं। सो यूपी में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है ना, तो हम हिंदी को, ठीक है, हमारी बोली क्या है, हिंदी है भाई, हम हिंदी बोल रहे हैं, वास्तविक भाषा है हमारी। ओके, क्योंकि हमको जैसा इन्वायरमेंट मिला सो हमने ऐसा ही यहाँ पे जो है उसको, ठीक है, उसी के अनुरूप हम ढल चुके हैं। लहजा कैसा है हमारा बोलने का, भाई दूसरों के साथ में किस तरीके से हमको पेश आना है, किस तरह से बोलना है। तो ये लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से रिलेटेड है। सो यहाँ पे गाइस ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, बिल्कुल ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर होगा। ओके, सारे ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग होंगे, बल्कि ए ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। आइए फिर हमारे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट है कि निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे, अब देखो, निपुण भारत मिशन, ठीक है, इसका उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे कि 2026-27 तक पूरा करना है। तो इस रूप में, ठीक है, आप कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह से रखे गए हैं कि बच्चे क्या भाई कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ पाए, या फिर आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्द वाले छोटे वाक्य पढ़ पाए, या फिर प्रति मिनट 45 और 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाए, या फिर प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाए। तो भाई यहाँ पे प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, वो जो है बहुत ही कम परिपक्व होते हैं, और भाई उन्हें इतना तो नहीं यहाँ पे नॉलेज होती कि हाँ वो 45 से 60 शब्द वो भी अर्थ सहित पढ़ पाए। नहीं भाई, वो इतने परिपक्व नहीं हुए हैं अभी, वो इतने भी परिपक्व नहीं हुए कि वो 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाए, बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, मैं बताऊँ आपको, कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ पाए, ठीक है, ये भी नहीं। लेकिन जो सबसे बेस्ट होगा, जो हमारा टारगेट है 2026-27 तक पूरा करना, वो है आयु उपयुक्त, सबसे बेस्ट। देखो पहले तो भाई उसकी आयु को यहाँ पे देखो कितनी है, फिर अप्रेषित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाए, बिल्कुल ठीक है।
सो ये मिशन हमें जो है पूरा करना है 2026 से 27 तक। और ये कहा है किसने, निपुण भारत मिशन ने। सो बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट 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 क्वेश्चन, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फिर अब हमारा गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट है कि कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है, उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए। तो भाई कक्षा 3 की एक अध्यापिका है और उसको अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। श्रवण मतलब कि सुनने के कौशल का, ओके। सो गाइज उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए। तो पढ़ी गई जो सामग्री है इसमें से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना, या फिर सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। सो यहाँ पे विद्यार्थियों को 4 से 5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना, या फिर दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा हमारा 18 का। सो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ इसका जो बिल्कुल पॉजिटिव एंड राइट आंसर बनने वाला है। सो यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट होगा। देखो जो पढ़ी गई सामग्री है उसमें से शब्दों का अर्थ है ना। देखो चलो हमने मान लिया भाई, ठीक है ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमें बेस्ट 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 गतिविधि यहाँ पे चूज़ करनी है, बेस्ट एक्टिविटी चूज़ करनी है। तो जो पढ़ी गई सामग्री है उनमें शब्दों का अर्थ बताने के लिए ही कहेंगे तो ओबियसली यहाँ पे इसका माइंड इतना भी ग्रो नहीं हो पाएगा। या फिर विद्यार्थियों को 4 से 5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहे, नहीं है ना। या फिर उनको हम दिए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहे। अब भाई इतना भी यहाँ पे परिपक्व नहीं हुआ कि आपने जो सोचा वो यहाँ पे कर देगा, नहीं। सो बेस्ट होगा कि सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहे। बिल्कुल जो भी उसे आपने कहानी सुनाई है ना तो आप उसे कहिए कि जो भी हमने पढ़ाया है आप उसके ही अनुरूप ढल के, ठीक है, चित्र बनाओ और भाई देखो, तो उसमें उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ही बेस्ट होगी। चलिए नेक्स्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे। बारीकी से पठन, गहन पठन, सरसरी तौर पर पठन, या फिर विस्तृत पठन। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बालिका है जो कि अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है। भाई एक बालिका है, एक स्टूडेंट है, गर्ल्स है, ठीक है, वो अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है। देखो उसका मन है, ठीक है, जैसा मैं हूँ। आप खुद अपने जो है अनुरूप यहाँ पे ले सकते हैं, आप खुद अपना एक अनुभव यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं हूँ, है ना, और मुझे कोई बुक अच्छी लग रही है ना, और मैं उसमें कहानी पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है। मेरे पास में कोई बुक है उसमें बहुत अच्छी कहानी और मैं उसको पढ़ रही हूँ, है ना। तो भाई अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो हम उस पठन को क्या कहेंगे। मेरा मेन मकसद यहाँ पे आपको समझाना है। उसे हम कहेंगे विस्तृत पठन। क्या कहेंगे, विस्तृत पठन। विस्तृत पठन में पाठक अपनी रुचि के विषय की सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए कई पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि को पढ़ता है। तो उसको है, जैसे कि आप यहाँ पे आपका मन है, आप डेली वाइज न्यूज़पेपर लेते हैं, आपका मन है ना। अब अगर आपका मन ही नहीं होगा ना यहाँ पे डेली वाइज न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो फिर आपके घर पे न्यूज़पेपर वाला क्यों आएगा न्यूज़पेपर देने के लिए, है ना। तो आपका मन है, आपकी पसंद है वो न्यूज़पेपर पढ़ना डेली वाइज, तो वो भी क्या है, विस्तृत पठन है। जिस चीज़ में आपकी रुचि है कि हाँ मुझे ये पढ़ना है बिना किसी यहाँ पे जो है किसी फोर्स के, सो वो होता है विस्तृत पठन। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। भाई मानस मंथन का, या फिर समीक्षा करना, संपादन, या फिर पुनरावृत्ति। कक्षा 4 की एक टीचर है, वो प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का, भाई लिखने का वो यहाँ पे जो है उपागम का प्रयोग कर रही है। और लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। सो 20 का राइट आंसर होगा यहाँ पे मानस मंथन, ये ऑप्शन राइट होगा। मानस मंथन ये शिक्षण एक ऐसी विधि होती है जिसमें कि अधिगमकर्ता की मस्तिष्क में किसी समस्या के समाधान हेतु विचारों या समाधान का स्फुटन किया जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे बेस्ट हमारा ऑप्शन होगा मानस मंथन, ओके। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो भाई हमारे माइंड में क्या आ रहा है क्या नहीं, अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में किसी समस्या के समाधान हेतु उसके विचार समाधान का, है ना, किस तरह के थॉट्स, क्या भाई लिखना है क्या नहीं करना है ना, सारी यहाँ पे चीज़ें इंक्लूड होती है। सो यहाँ पे राइट आंसर ए होगा, ओके। सो आइए फिर गाइस यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट है कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य
कार्य कर रही है वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है भाई। तो पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का शुद्ध लेख करवाना, या फिर पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, या फिर पढ़ी गई पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना और भाई लिखवाना, या फिर पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रही संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना। सो यहाँ पे हमारा 21 का राइट आंसर क्या होगा। देखो कक्षा 3 की एक टीचर है और अपने स्टूडेंट्स के साथ में वो पठन बोध पर कार्य कर रही है, इनकी पढ़ने पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, ऑप्शंस देखने हैं और फिर चूज करना है कि 4 ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा। हम बताएं आपको पाठ में पड़ेगी कठिन शब्दों का। अब कठिन शब्दों का सुतलेख करना, तो कठिन शब्द आपका निगेटिव वर्ड होगा भाई सीटेट में, ये सीडीपी में नहीं है, आपके पांचों के पांचों में अगर कहीं पर भी आता है ना कठिन शब्द पढ़ो ऐसे करो वो करो, तो ये आपका निगेटिव वर्ड होगा। ओके, याद रखना है। पढ़ी गई पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करना, रटाफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं करना भाई, रटाफिकेशन नोट अलाउ यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रही संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना। अब भाई छोटे छोटे बच्चे, उन्हें क्या पता संज्ञा क्या है, उन्हें क्या पता भाई यहाँ पे सर्वनाम क्या है, उन्हें नहीं पता, ठीक है। तो वो इतने छोटे हैं अभी, वो इतने परिपक्व नहीं हो पाए कि हाँ वो संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने लगे यहाँ पे। ओके भाई छोटे बच्चे हैं, देखो प्राइमरी लेवल में कितने छोटे बच्चे आते हैं, उन्हें तो नहीं पता, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि संज्ञा क्या है क्या नहीं है, तो वो उनको कैसे रेखांकित कर देंगे। सो बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन होगा पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। बिल्कुल आपने उन बच्चों को जो भी पढ़ाया उन पर आधारित प्रश्न पूछो। मान लिया आपने पढ़ाया है ऐसी अनार, तो आप उनसे पूछो बच्चा अनार, ठीक है, ऐसी अनार, ठीक है, कैसा होता है, आपने देखा है, कलर कैसा है, आप चित्र के माध्यम से पढ़ाइए ऐसे उसके वास्तविक जीवन से, क्या आपने कभी अपने घर पे अनार खाया है, इस तरीके से, ठीक है। वो बहुत रुचि लेके पढ़ेगा और क्वेश्चन पूछने एंड क्वेश्चन करने में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है, एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट है एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते और पढ़ते, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो यह क्या कहलाएगी, प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, प्रवाह के साथ श्रुतलेख, या फिर डम्ब शिडान मुक्त अभिनय, या फिर यहाँ पे जिक्शा श्रुतलेख। सो फ्रेंड्स यहाँ पे 22 का राइट आंसर क्या होगा। मैं आपको बताऊं एक पठन संबंधी गतिविधि एक्टिविटीज है जिसमें कि जो शिक्षार्थी टीचर्स है वो पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते और पढ़ते हैं। भाई पाठ्य सामग्री पूरी है, ठीक है, उनको विभिन्न हिस्सों को सुनते भी और पढ़ते भी है, उसके बाद में कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते हैं। तो यह कहलाती है आपकी भाई क्या यहाँ पे जिक्शा श्रुतलेख कहलाते हैं, क्या जिक्शा श्रुतलेख कहलाती है। ओके, सो यहाँ पे विचारों का, ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, इस तरीके से क्या कहलाएगा, जिक्शा श्रुतलेख कहलाएगा। ओके, सो गाइज यहाँ पे हमारा फिर अब इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर नेक्स्ट है कि भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है, इसका पूरा नाम क्या है। अब आपको निपुण का पूरा नाम बताना है। वेरी 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 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटेट की जान है ये क्वेश्चन। ओके, तो भाई भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण, जो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे निपुण कार्यक्रम शुरू किया गया है ना, तो भाई इसमें जो है मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है इसका मेन मिशन। तो इसका पूरा नाम क्या है निपुण का, तो बस देखो ऑप्शन तो नहीं देखना है, हम बिल्कुल जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ना उसको यहाँ पे चूज करते हैं। सो यहाँ पे होगा देखो निपुण, यानी कि NIPUN, तो N से भाई नेशनल, I से इनिशिएटिव, ठीक है, और 4 ऐसे ही है अदर, ठीक है, और फिर P से प्रोफिशिएंसी, और फिर इन ऐसे ही आएगा, फिर रीडिंग है, और फिर विदय, फिर U से अंडरस्टैंडिंग है, फिर एंड, फिर N से न्यूमरेसी है। सो गाइज यहाँ पे हमारा राइट आंसर B बनेगा, यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसको आप याद कर लो बिल्कुल, अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड इसको 4-5 बार देखिए, आपके ये याद हो जाएगा बिल्कुल। ये क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में बनेगा, सो बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट 1 मिनट, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक शिक्षार्थी ने अध्यापक के द्वारा दिए गई भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है, वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है। तो इन दोनों के बीच की संभाव्यता अंतराल को हम क्या कहते हैं, भाषा अर्जन उपकरण कहते हैं, प्रारंभिक संगीत कहते हैं, फिर सादृशीकरण कहते हैं, फिर निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं। सो बिल्कुल ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझने हैं, और अगर आप समझ गए हैं तो देखो ये वाइगोत्स्की का यहाँ पे एक बहुत ही बेस्ट फॉर्मूला है भाई। देखो एक शिक्षार्थी ने, ठीक है,
अध्यापक के द्वारा दी गई भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। भाई एक टीचर ने जो है स्टूडेंट्स को कुछ वर्क दिया है ना, तो उसे यहाँ पे देखते हैं कि वो उस वर्क को कितना अपने आप कर पाती है और कितना जो है अपने वयस्क या फिर अपने सहपाठी की मदद से कर पाती है। तो जब हम अपने वयस्क से थोड़ा बहुत, ठीक है, या फिर अपने सहपाठी से थोड़ी बहुत मदद लेते हैं तो इन बीच के अंतराल को हम यहाँ पे क्या कहते हैं निकृष्ट विकास का क्षेत्र। ये पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर किसी भी CDP में हो या फिर हिंदी में हो, EVS में, कहीं से भी पूछ सकता है। अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन बनेगा ना कि भाई हमें जो है टीचर ने या फिर किसी ने भी हमें कोई वर्क दिया और उसमें थोड़ा हमारा माइंड एंड हम थोड़ी हेल्प लेना चाहते हैं, थोड़ी थोड़ी अपने किसी वयस्क से या फिर अपने सहपाठियों से, अपने दोस्तों से, ठीक है, तो इस बीच के अंतराल को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे निकृष्ट विकास का क्षेत्र। सो डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। और ये कौन कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं, याद रखना है। ये आपको फॉर्मूला है, छोटे छोटे फॉर्मूले जब याद रहेंगे ना तो ये आपका CTET निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मोदी समृद्ध परिवेश का सर्जन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सर्जित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने की अवसर देना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेख सीखने में हेल्प करनी चाहिए, या फिर स्टूडेंट्स को हस्तमुद्रण सीखने में मदद मिलनी चाहिए, करनी चाहिए, या फिर अपरिचित मुद्रित पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए। सो गाइस यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, देखो, मुद्रित समृद्ध परिवेश का सर्जन भाषा अधिगम में मदद करता है। तो कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सर्जित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? सो भाई 25 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बताओ क्या होगा? तो एक समृद्ध परिवेश का सृजन करना है भाषा अधिगम में, ये हेल्प करता है बिल्कुल। अगर आपका एक अच्छा इन्वायरमेंट है, आपकी परवरिश अच्छी है ना, और भाई आपके आसपास का इन्वायरमेंट एंड आनुवंशिकता ये सब बेस्ट है। सो गाइज यहाँ पे जो है सबसे बेस्ट हमारा भाषा अधिगम में, ठीक है, हेल्प हमको मिलेगी। और हमारा परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को और क्या क्या करने चाहिए? सो यहाँ पे विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के बहुत ज़्यादा अवसर देने चाहिए, बिल्कुल। सो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर अब हमारे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कर्म प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही कर्म है? तो भाई इनमें से कौन सा कर्म प्रथम भाषा, यानी कि हम स्टार्टिंग में जो प्रथम भाषा हम अर्जित करते हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन से यहाँ पे जो है कर्म आते हैं? स्टार्टिंग में क्या होता है, फिर लास्ट में कहाँ कहाँ तक हम जाते हैं, ठीक है, जब हम शेषावस्था की स्टेज में होते हैं, ओके, तो तब की हम यहाँ पे बात करेंगे। सो बबलाना दो शब्दीय वाक्य चरण या फिर एक शब्दीय वाक्य चरण या फिर संक्षिप्त वाक्य चरण। बबलाना एक शब्द या फिर दो शब्दीय वाक्य चरण या फिर संक्षिप्त वाक्य चरण। या फिर हम कहें कि हम पहले सीखेंगे एक शब्दीय वाक्य चरण या फिर बाद में बबलाना करेंगे, फिर दो शब्द सीखेंगे या फिर संक्षिप्त वाक्य सीखेंगे। या फिर पहले हम एक शब्दीय वाक्य चरण, फिर दो शब्द सीखेंगे, फिर बबलाना, फिर संक्षिप्त वाक्य चरण सीखेंगे। सो यहाँ पे हमारा 26 का राइट आंसर क्या होगा? मैं बता दूं आपको, जब बच्चा शेषावस्था में होता है, सब जानते हैं, जो बच्चा शेषावस्था यानी कि जन्म से 5 वर्ष तक के बीच का जब बच्चा होता है, तो उसके बीच में जो है बच्चा पहले बबलाना शुरू करेगा, आ बा, ठीक है, आ बा ना का ता, ठीक है, इस तरह से करेगा बच्चा, बबलाएगा, पहले बबलाएगा, ठीक है, बबलाना, और फिर दो शब्द वाक्य चरण, फिर दो शब्दों को बोलेगा, फिर एक शब्दीय वाक्य चरण, फिर एक शब्द वाक्य चरण को बोलेगा, फिर संक्षिप्त वाक्य, फिर पूरा वाक्य यहाँ पे धीरे धीरे बोलना शुरू कर देगा। पहले आ बा, फिर दो शब्द पापा बाबा मम्मी, फिर पापा जी मम्मी जी, इस तरीके से, और वर्ड्स को यहाँ पे इंक्लूड करेगा, और फिर पूरा बाबा जी पानी ले लो, ठीक है, इस तरीके से ये वर्ड्स को यहाँ पे बोलेगा, ठीक है। तो ये सारे भाई आपके यहाँ पे किस में आते हैं? तो ये आपके प्रथम भाषा अर्जित के चरण आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया? चोम्स्की ने दिया हुआ है। और प्रथम भाषा प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, और ये 6 से 10 महीने में शिशु बड़बड़ाना शुरू कर देता है। भाई 6 से जब 10 महीने के बीच में होता है ना बच्चा, तब बड़बड़ाना शुरू कर देता है। जिसके घर में छोटे बच्चे होंगे उसको पता भी होगा, ठीक है। आइए फिर अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ में जन्म लेते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित है? वाइगोत्स्की, पियाजे, चोम्स्की या फिर ब्रूनर? तो भाई मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ में जन्म लेते हैं, तो यह कथन किसका है? सो मैंने भी आपको बताया ना, ये किसका है? नोम चोम्स्की का है। कहीं पर भी भाषा अर्जन है ना, इसकी बात हो रही है ना, तो वहाँ पे कौन रहते हैं? चोम्स्की रहते हैं। नेक्स्ट, नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा? उच्चारण का, व्याकरण का, प्रवाह का, फिर शब्द भंडार का? भाई नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग भी करती है, तो यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा?
सो 28 का राइट आंसर होगा, ये करेगा शब्द भंडार का। देखो नए शब्द हम समझते हैं, उनका फिर प्रयोग भी करते हैं, तो यह है रूब्रिक। शब्द भंडार होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम कहीं पे खड़े हैं, ठीक है, हमने नए शब्द समझे, सुने, समझे हमने, फिर हमने उसका प्रयोग किया, हाँ जैसे उसने बोला था इस तरीके से हमको भी करना चाहिए, हमने किया उसको अपनी लाइफ में, तो यह क्या कहलाता है, ये शब्द भंडार, यानी कि आपके शब्दों में क्या हो रहा है, शब्द भंडार, ठीक है भाई। आपको और अच्छी यहाँ पे लैंग्वेज, ठीक है, आपके जो है भाषा सीखने की और बढ़ोतरी हो रही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए। सो यहाँ पे जो निगेटिव होगा वो चूज करना है। पढ़े गई पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती है ना उसके बारे में बताओ, या फिर अपने आप का 4-5 वाक्यों में परिचय दो, या फिर दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करो। सो 29 का राइट आंसर क्या होगा भाई, मैं आपको बता दूं 29 का राइट आंसर, कौन सी एक्टिविटी बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए, जो निगेटिव है। तो पढ़े गई पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ, ये नहीं की जानी चाहिए, ठीक है, सिर्फ ओनली अर्थ ही बताओ, नहीं भाई इस तरीके से पढ़ो जिससे कि आपके विचार एंड आपके थॉट्स एंड यहाँ पे आपका माइंड पूरा प्रिपेयर, पूरा परिपक्व होए, बहुत अच्छा यहाँ पे होए, ठीक है। तो ये नहीं करना है कि हाँ जो आपने पढ़ा है बस उसके शब्दों के अर्थ को बताओ, ठीक है, ये नहीं करना है। सो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए फिर अब हमारा इस सेशन का नेक्स्ट, वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित कर्म से शब्द नहीं रख पाता है, यह भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित भी करता है। सो यहाँ पे डिस्प्रेक्सिया है, डिसर्थिया है, या फिर डिस्क्रेजिया है, या फिर डिस्कैलकुलिया है। सो राइट आंसर क्या होगा भाई, ये डिस्क्रेजिया नहीं है, डिसफ्रेजिया होगा, डिसफ्रेजिया होगा भाई, ये डिसफ्रेजिया होगा भाई, ठीक है, इसको सही कर लेना। तो वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित कर्म से शब्द नहीं रख पाता, यानी कि हमें जो है हमने पूरा यहाँ पे वाक्य बोला, मोहन स्कूल जाता है, तो मैंने स्कूल पहले लिख दिया है ना, जाता है बीच में लिख दिया, मोहन सबसे लास्ट में लिख दिया, यानी कि मेरे से यहाँ पे पूरा वाक्य बनाना नहीं आ रहा। तो इस तरीके का जो आपके साथ में एक्टिविटीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिसफ्रेजिया। क्या कहते हैं भाई, डिसफ्रेजिया कहते हैं, ठीक है। डिसफ्रेजिया वह भाषा विकार होता है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित कर्म से शब्द नहीं रख पाता है, और यह भाषा बोलने और समझने के तरीकों को भी प्रभावित करता है, ठीक है। अच्छा, डिस्प्रेक्शिया की बात करें तो इसमें दिमाग से संबंधित मनोविकार होता है। डिस्कैलकुले की बात करें तो गणित से संबंधित मनोविकार होता है, और डिसर्थिया की बात करें तो एक भाषण ध्वनि विकार है। तो डिस्फ्रेजिया की बात हुई, इसमें मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल के थ्रू कि मोहन स्कूल जाता है, मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया जाता है, बीच में लिख दिया मैंने मोहन, लास्ट में लिख दिया फिर मैंने स्कूल, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे उल्टा सीधा एग्जाम्पल आपको दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे किसकी त्रुटि होगी भाई, डिस्फ्रेजिया की त्रुटि होगी, यानी कि मैं वाक्य को सही तरीके से नहीं रख पा रही हूँ। सो यहाँ पे गाइज आपके ये सेशन बहुत ही बेस्ट था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं बता दूँ यहाँ पे जो है हमने CDP पेपर फर्स्ट, और हाँ ये मैं आपको पेपर फर्स्ट की तैयारी करा रही हूँ। इसमें सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ओके, मैंने 1000 क्वेश्चनों की यहाँ पे जो है सीरीज चलाई हुई है। इसमें 2011 से लेकर 2024 तक के ऑल सेट्स में आपके कराऊंगे। लेक्सी बेंच जो कि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, बिल्कुल फ्री, कोई यहाँ पे चार्ज नहीं है, फ्री में हम आपको बेस्ट तैयारी कराएंगे। पर डे यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट्स, पर डे यहाँ पे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पर डे हमारे यहाँ पे थ्योरी क्लासेस, ओके। और सभी सब्जेक्ट्स की इसी तरह रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक कंटिन्यू, ओके। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है सो आप जो है यहाँ पे वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। सो फिर चलिए, अगर आपको वाकई अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं भाई, ओके। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं, और नेक्स्ट सेशन में को लेके आते हैं बहुत ही बेस्ट। और नेक्स्ट हमारा हिंदी का सेशन होगा गद्यांश और पद्यांश। और हाँ, एक वीडियो मैंने और यहाँ पे बनाई हुई है, जिस फ्रेंड्स ने अभी तक नहीं देखी ना, गद्यांश और पद्यांश की कैसे करना है समझ के माध्यम से, मैंने सब कुछ इसमें बताया हुआ है, बहुत ही बेस्ट है। आप उसको पहले देख लीजिएगा, फिर आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी, ओके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर।